स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों ये बात है अर्ली 1960s की, जब सिनो इंडिया वॉर में मिली हार के बाद देश में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की लोकप्रियता लगातार घटती जा रही थी। ऐसे में नेहरू जी ने कांग्रेस और उनकी साख पर गहराते इस खतरे को भांपते हुए 1963 में कांग्रेस प्रेसिडेंटशिप की कमान मद्रास स्टेट के चीफ मिनिस्टर के कामराज के हाथों में सौंप दी। उस दौरान जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि इस घड़ी में एक वही हैं जो कांग्रेस को रिवाइटलाइज कर सकते हैं, और पंडित नेहरू की उम्मीदों के मुताबिक कामराज ने इसके लिए कामराज प्लान प्रपोज किया, जिसमें उन्होंने सजेस्ट किया कि कांग्रेस पार्टी के 6 चीफ मिनिस्टर्स और 6 सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स को अपने पदों से रिजाइन देकर पार्टी वर्क पर ध्यान देना चाहिए। उनका मत था कि ऐसा करने से जनता में एक अच्छा संदेश जाएगा और साथ पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ेगा। लेकिन ये प्लान इंप्लीमेंट हो ही रहा था कि इसी बीच मई 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हो गया, और इस घटना के साथ ही कांग्रेस में इंटरनल पॉलिटिक्स हावी होने लगी, जिससे उसमें बिखराव के चिन्ह साफ दिखाई देने लगे। दोस्तों इस संकट के दौर में भारतीय राजनीति के सेंट्रल स्टेज पर 2 अलग अलग दौड़ एक साथ शुरू हो चुकी थी। जहां एक ओर नेहरू जी की खाली प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए एक स्पर्धा चल रही थी, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए भी खींचतान शुरू हो गई थी। ऐसे में प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए 2 दावेदारों के नाम सामने आए। एक थे मोरारजी देसाई और दूसरे थे लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन दोस्तों इस कॉन्टेस्ट के असल विजेता रहे के कामराज। ये कामराज का ही पॉलिटिकल एक्यूमेन था कि उन्होंने मोरारजी देसाई जैसे वेल कनेक्टेड और सीनियर लीडर के सामने लाल बहादुर शास्त्री जैसे पॉलिटिकली ब्लंट और गुटबाजी से दूर रहने वाले लीडर को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर स्थापित कर दिया। और इन एफर्ट्स के कारण शास्त्री जी के रूप में देश को एक नया प्रधानमंत्री तो मिला ही, पर कांग्रेस के अंदर के कामराज भी किंग मेकर बनकर उभरे। वहीं जब जनवरी 1966 में ताशकंद में संदिग्ध हालातों में शास्त्री जी का निधन हो गया, तो भारत और कांग्रेस दोनों ही एक तरह से फिर वहीं पहुंच गए थे जहां वो 1964 में नेहरू जी के निधन के बाद थे। लेकिन कामराज ने फिर अपना जौहर दिखाते हुए मोरारजी देसाई की जगह इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पर स्थापित कर दिया। और उसके बाद कैसे इंडिया को वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट प्राइम मिनिस्टर मिली, ये तो आप सब जानते हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न ये उठता है कि इन घटनाओं के लगभग 50 साल बीत जाने के बाद हम आज के कामराज या उस समय की कांग्रेस की विकट स्थिति को क्यों याद कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका सीधा सा जवाब है कि कांग्रेस के लिए आज फिर से समय कठिन है, और शायद पहले से ज्यादा कठिन है, जिससे उभरने के लिए कांग्रेस फिर से एक कामराज तलाश रही है जो अपने घुटनों पे आ चुकी इस इंडियन नेशनल कांग्रेस को भारतीय राजनीति में फिर से खड़ा कर सके। यही कारण है कि लगभग 25 साल बाद पहली बार गांधी परिवार के बाहर के व्यक्ति को कांग्रेस की बागडोर सौंपने की तैयारी की जा रही है। लेकिन तैयारी भी ऐसी कि इस कांग्रेस के अंदर ही फूट पड़ती दिखाई देने लगी है। तो ऐसे में इस विषय पर चर्चा करना तो लाजमी हो जाता है कि क्या अब एक नॉन गांधी ही कांग्रेस को इस संकट से उभारेगा। लेकिन उससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि कहीं कांग्रेस इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के महायज्ञ में खुद अपने ही हाथ तो नहीं जला बैठेगा। तो चलिए आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं। लेकिन आज का हमारा ये डिस्कशन शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि ये टॉपिक आपके जीएस मेंस पेपर 2 के इंडियन पॉलिटी के सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा जरूरी है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने डिस्कशन को। दोस्तों इंटरप्शन के लिए माफी, पर ये कोई ऐड नहीं है। बस आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेशन साझा करनी है जिसकी मदद से हम एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने की तरफ एक इंपॉर्टेंट कदम उठा रहे हैं। स्टडी IQ ने अपना यूपीएससी प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव दिया जाएगा। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, 1-to-1 मेंटोरशिप, करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ। मात्र 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों अगर आप या फिर आपके दोस्त या भाई बहन कभी भी यूपीएससी का एक सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो आई डोंट थिंक कि इससे बेहतर मौका फिर कभी मिलेगा। एंड जस्ट टू मेंशन, ये प्राइस लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है। दोस्तों इन बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 30th सितंबर मॉर्निंग 8 AM से हो रही है। तो अब आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करके अपनी यूपीएससी की तैयारी को भारत के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ स्टडी IQ के फाउंडेशन बैचेस का सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। इस बात से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। अब आप अपना वीडियो देख सकते हैं।
बट डोंट फॉरगेट टू यूज AG लाइव, अदरवाइज यू विल से कि बाकी लोगों को कम रेट्स पे कोर्स मिला है। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, एक समय था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का भारतीय राजनीति पे ऐसा वर्चस्व था कि मानो वो अकेली पार्टी हो जो चुनाव में हिस्सा लेती है। सेंट्रल हो या स्टेट इलेक्शंस, देश में कांग्रेस का एक वर्चस्व था। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो भारत के अब तक के 17 जनरल इलेक्शंस में से 7 में पूर्ण बहुमत और 3 अन्य में कोलिशन गवर्नमेंट बनाते हुए देश में 5 दशक से ज्यादा राज करने के बाद आज इंडिया की इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी के रेलेवेंस पर ही सवालिया निशान लगाए जाने लगे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि आज देश के 28 राज्यों और 8 यूनियन टेरिटरीज में केवल राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ही कांग्रेस की सरकार है। यही नहीं, देश को 6 प्रधानमंत्री देने वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस के इतने कम मेंबर्स लोकसभा में चुनकर पहुंचे हैं कि वो लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पद की भी असल हकदार नहीं है। जनता के बीच कांग्रेस की गिरती पॉपुलैरिटी का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से 2022 के बीच हुए 49 इलेक्शंस में से कांग्रेस को 39 इलेक्शंस में हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन इलेक्शंस में लगातार होती पराजय के बीच कांग्रेस ने कुछ और भी हारा है, और वो है उसकी पार्टी का संगठन। एक के बाद एक कांग्रेस के कद्दावर नेता कांग्रेस का साथ छोड़ते जा रहे हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह, हेमंत बिस्व शर्मा, पेमू खांडू, रवि किशन, SM कृष्णा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अमरिंदर सिंह, हार्दिक पटेल और भी अन्य। ये लिस्ट बहुत लंबी है। हालांकि इनमें से कुछ को कांग्रेस पार्टी मौका परस्त यानी कि अपॉर्चुनिटिस्ट या दल बदलू का नाम दे सकती है, लेकिन फिर भी इस लिस्ट में कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत लंबे समय तक कांग्रेस की सेवा की और साथ ही बहुत लंबे समय से कांग्रेस के अंदर रहते हुए भी वो कांग्रेस के मिसमैनेजमेंट और इंटरनल डेमोक्रेसी को लेकर अपनी आवाज उठाते रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पद्म भूषण से अलंकृत गुलाम नबी आजाद की, जिन्होंने बीते कुछ सालों में कांग्रेस को असल आईना दिखाने का भरसक प्रयास किया। यही नहीं, G23 के रूप में ये गुलाम नबी आजाद शशि थरूर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मनीष तिवारी, वीरप्पा मोइली, कपिल सिब्बल जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का कांग्रेस में विश्वास ही था, जिसने पिछले लोकसभा इलेक्शन में पार्टी की हार का एनालिसिस करते हुए कांग्रेस में एक स्टेबल और एक्टिव लीडरशिप की मांग रखते हुए कांग्रेस में कुछ रिफॉर्म सजेस्ट किए थे। लेकिन फिर भी पता नहीं कांग्रेस की क्या विडंबना थी जो इन जैसे एक्सपीरियंस लीडर्स की बात पर भी ध्यान नहीं दिया गया। वैसे अगर हम निष्पक्ष होकर देखें तो 2020 में उठाई गई G23 ग्रुप की ये मांग अनुचित नहीं दिखती, क्योंकि ये बात तो सही है कि बीते लगभग 25 सालों से कांग्रेस की बागडोर गांधी फैमिली के ही हाथ में है। लेकिन ये केवल आधा सच है। पूरा सच ये है कि इस परिवार में भी कांग्रेस का असली लीडर कौन है ये किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि बीते कुछ सालों में कांग्रेस प्रेसिडेंटशिप की कुर्सी श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बीच एक वॉलीबॉल की तरह उछलती जा रही है, जिसमें कौन प्रेसिडेंट है, कौन इंटरिम प्रेसिडेंट और कौन फ्यूचर प्रेसिडेंट, इसे लेकर कोई क्लैरिटी ही नहीं देखने को मिलती। साथ ही करंट कांग्रेस लीडरशिप में ही कांग्रेस साल दर साल गिरावट के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। तो ऐसे में क्या टीम का कैप्टन बदला नहीं जाना चाहिए? वहीं दूसरी ओर अगर हम बीजेपी की बात करें तो इसी 24 से 25 साल के अंतराल में बीजेपी ने 9 पार्टी प्रेसिडेंट्स का कार्यकाल देखा है। तो ऐसे में प्रश्न उठना लाजमी है। लेकिन इसके बाद भी जो एक बात साफ साफ दिखाई देती और वो ये दैट कांग्रेस इज इन अ डीप मेस। अब इस मेस से निकलने के लिए भी हाल में कुछ कदम उठाए गए हैं। तो चलिए अब हम इन रिसेंट डेवलपमेंट्स पर भी थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि ये रिसेंट डेवलपमेंट्स भी समय के साथ इस मैस को और बढ़ाते दिखाई पड़ते हैं, तो जरूर थोड़ा गौर से सुनिएगा। तो जब हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब जैसे बड़े स्टेट इलेक्शंस में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा, तो ये बात लगभग तय हो गई थी कि अब कांग्रेस की बागडोर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी अपने हाथों में नहीं लेंगे। वहीं श्रीमती सोनिया गांधी के लगातार डगमगाते स्वास्थ्य के बीच फाइनली जुलाई अगस्त के महीने में यह बात सामने आने लगी कि पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी के अभाव को लेकर लगातार सवालों के घेरों में रहने वाली कांग्रेस अब अपनी पार्टी के लिए एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ऑर्गेनाइज करवाएगी। साथ ही इसी बीच ये बात भी निकलकर सामने आई कि इन इलेक्शंस में गांधी परिवार का कोई भी सदस्य हिस्सा नहीं लेगा। इस सिलसिले में 28 अगस्त 2022 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इन इलेक्शंस को लेकर इंपॉर्टेंट डेट्स अनाउंस कर दी। हालांकि इन अनाउंस डेट्स के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस अक्टूबर मिड में होने हैं,
लेकिन इन डेट्स के अनाउंसमेंट के साथ ही कांग्रेस में एक गेम ऑफ थ्रोन्स शुरू हो गया, जिसके लिए लगातार उम्मीदवारों के नाम सामने आने लगे। इनमें से कुछ कैंडिडेट्स जैसे शशि थरूर तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए खुद को प्रमोट करते दिखाई दिए। वहीं दूसरी ओर कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनके नामों पर विचार होते होते कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स ही नहीं बल्कि इंडियन स्टेट्स की पॉलिटिक्स भी गरमाने लगी। जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं राजस्थान के करंट सीएम अशोक गहलोत की, जो कांग्रेस डी फैक्टो हेड गांधी फैमिली के नजदीकी होने के साथ साथ एक सीजन्ड पॉलिटिशियन भी हैं। जैसे ये नाम सामने आया, कांग्रेस जो अब तक अपने पार्टी के फ्यूचर को लेकर चिंतन कर रही थी, वो राजस्थान की स्टेट असेंबली को लेकर चिंतित हो गई। और इसका कारण ये था कि कांग्रेस की स्टेट पॉलिटिक्स के दो दिग्गज फिर से आमने सामने आकर खड़े हो गए थे। यहां हम आपको बता दें कि 2018 में हुए राजस्थान इलेक्शंस के बाद से ही राजस्थान के करंट सीएम अशोक गहलोत और राजस्थान के एक्स डिप्टी सीएम और करंट राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट सचिन पायलट के रिश्तों में कड़वाहट है। और इसी वजह से राजस्थान स्टेट असेंबली में कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स भी दो अलग अलग ग्रुप्स में बंटते नजर आ रहे हैं। इसी के चलते पहले भी राजस्थान स्टेट असेंबली में सरकार गिरने की नौबत खड़ी हो चुकी है। ऐसे में जैसे ही अशोक गहलोत का नाम कांग्रेस प्रेसिडेंटशिप के लिए उठा, उनके सहयोगी व्याकुल हो गए। और इसके पीछे कारण था कि कांग्रेस का रूल है वन मैन वन पोस्ट, जिसकी वजह से यदि गहलोत कांग्रेस के चीफ बने तो उन्हें राजस्थान का सीएम पद छोड़ना होगा। इसे उनके समर्थकों ने सचिन पायलट को बैकडोर से राजस्थान सीएम बनाने की एक साजिश के तौर पर देखा और यहीं से दोनों ग्रुप्स के समर्थकों के बीच वार और पलटवार का एक दौर शुरू हो गया, जिसे देखकर कांग्रेस को अपने बचे हुए दो में से एक राज्य यानी कि राजस्थान हाथ से जाता दिखाई देने लगा। इसी बीच क्राइसिस मैनेजमेंट का दौर भी शुरू हो गया, जिसके लिए श्रीमती सोनिया गांधी ने कांग्रेस के ही सीनियर लीडर अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को राजस्थान स्टेट क्राइसिस को एनालाइज करने और उसे लेकर एक डिटेल्ड रिपोर्ट डिमांड की। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि अपनी पार्टी को मजबूत करने की दिशा में कांग्रेस द्वारा उठाई गई ये कदम कहीं उसे और कमजोर न कर दें। लेकिन यह प्रश्न ये भी उठता है कि अगर हम राजस्थान का ये मुद्दा छोड़ भी दें तो आखिर कांग्रेस में ये पॉलिटिकल ड्रामा चल क्यों रहा है। तो चलिए अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, क्या आपको थ्री इडियट्स मूवी का वो डायलॉग याद है जिसमें कहा गया है कि आपके दोस्त फेल हो जाएं तो बुरा लगता है, लेकिन यदि आपके दोस्त फर्स्ट आ जाएं तो उससे भी ज्यादा बुरा लगता है। ह्यूमन साइकोलॉजी का ये कैरेक्टरिस्टिक एग्जाम्पल हमें कांग्रेस पार्टी में साफ देखने को मिलता है। ये बात तो जग जाहिर है कि कांग्रेस में फर्स्ट और फोरमोस्ट कमांडिंग पोजीशन पर गांधी फैमिली ही स्थापित रही है, जिसे अक्सर आम बोलचाल की भाषा में पार्टी आला कमान के नाम से संबोधित किया जाता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि इस पार्टी में सेकंड इन कमांड या रिप्लेसमेंट लीडर जैसा कोई इनफॉर्मल पद ही नहीं है, जिसके चलते कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता कांग्रेस में लगभग समान ओहदा रखते हैं। ऐसे में उनमें से किसी एक का कांग्रेस चीफ बनना उसे इस हायरार्की में बाकियों से अलग करके खड़ा कर देने की क्षमता रखता है, जिसके चलते कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ही एक दूसरे की राह में रोड़ा बनकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यहां मुद्दा कांग्रेस में कंट्रोलिंग पोजीशन हासिल करने का है। इसलिए इनमें एक तरह की क्रैप मेंटालिटी साफ देखी जा सकती है। इसीलिए इस पार्टी लीडर की पोजीशन को लेकर एक कयास और भी जोर पकड़ रहा है, और वो क्या है ये जानने के लिए हम इस कांग्रेस के गेम ऑफ थ्रोन्स के अगले भाग में चलते हैं। दोस्तों, आपने इंडियन पॉलिटी में नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और रियल एग्जीक्यूटिव का प्रिंसिपल तो पढ़ा ही होगा कि कैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडिया के नॉमिनल हेड हैं, जबकि इंडिया के रियल हेड इंडियन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि असली पावर्स ऑफ एग्जीक्यूशन पीएम के हाथ में होती है। ऐसे ही एक वर्किंग प्रिंसिपल बीते लगभग 2 दशक से कांग्रेस में देखने को मिल रहा है, और यही कारण है कि इंडिया के तीसरे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में भी लोगों ने रोबोट पीएम और उनकी गवर्नेंस को रिमोट कंट्रोल गवर्नमेंट बुलाते थे। और ऐसा इसलिए था क्योंकि सभी का यह मानना था कि मई 2004 में श्रीमती सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का पद अस्वीकार तो कर दिया, लेकिन असल में 10 साल तक यूपीए गवर्नमेंट को पर्दे के पीछे से वही चलाती रही, जबकि गद्दी पर श्री मनमोहन सिंह एक नॉमिनल हेड के तौर पर जमे रहे। इस बात को इंडिया के जाने माने पॉलिटिकल कमेंटेटर एंड पॉलिसी एनालिस्ट संजय बारू ने अपनी किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में डिटेल से बताया है। ऐसे में नए कांग्रेस प्रेसिडेंट की भूमिका पर भी अभी से सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या सच में इस बदलाव से कुछ बदलेगा। यह नया प्रेसिडेंट भी कांग्रेस के रियल हेड की जी हजूरी ही करता रहेगा। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि कहीं ये इलेक्शंस कंडक्ट होने से पहले ही
प्री डिसाइडेड तो नहीं है। खैर ये बात तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कांग्रेस के ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस कांग्रेस के लिए नए रास्ते खोलते हैं या फिर कांग्रेस वही पुरानी लीक पीटती रह जाती है। पर चाहे वो जो भी हो, इसका असर इंडियन पॉलिटिक्स के फ्यूचर पर जरूर पड़ेगा। दोस्तों आज के समय में भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि उसमें एक कैपेबल ऑपोजिशन का अभाव है। ऐसे में सत्ताधारियों के कड़े सवाल पूछने और उनकी जवाबदेही तय करने के लिए आज कोई देशव्यापी पॉलिटिकल पार्टी मौजूद ही नहीं है। वहीं ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस की मास अपील का लगातार गिरता ग्राफ इस पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी चिंता का विषय है। ऐसे में अगर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कुछ कड़े फैसले लेकर कांग्रेस की डिरेल होती गाड़ी को सच में पटरी पर वापस ले आता है तो ये भारत के लिए भी एक अच्छी खबर होगी। लेकिन ये तभी होगा जब कांग्रेस को फिर से एक कामराज मिले, और इससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि कांग्रेस में वो जवाहरलाल भी होने चाहिए जो पार्टी की बागडोर पूरी तरह उनके हाथ में दे। जो तभी होगा जब इंडिया की ये सबसे पुरानी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी अपने डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से बाहर निकलकर एक इंटरनली डेमोक्रेटिक पार्टी बनाएगी। तो दोस्तों ये थी कहानी कांग्रेस की, जहां पे हमने डिस्कस किया कि क्या कोई गांधी परिवार के बाहर का मेंबर कांग्रेस को बचा सकता है। आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे मुद्दे पे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा कि वीडियो के पहले भाग में हमने डिस्कस किया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक प्रश्न हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, डेमोक्रेटाइजिंग द लीगल पार्टीज इन इंडिया विल डेमोक्रेटाइज इंडियन पॉलिटी? कमेंट। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।